एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर ने एक जोरदार संदेश दिया। उन्होंने शक की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी। जब एक जर्मन रिपोर्टर ने उनसे सवाल किया तो उनका जवाब बिल्कुल साफ था। रिपोर्टर ने पूछा कि क्या हाल ही में हुए सीज फायर के लिए अमेरिका को धन्यवाद देना चाहिए। जयशंकर का जवाब सीधा और बिल्कुल स्पष्ट था। उन्होंने साफ साफ कहा कि इंडिया पाकिस्तान सीज फायर का क्रेडिट पूरी तरह से इंडियन मिलिट्री को जाता है। यह कोई डिप्लोमैटिक गोलमोल जवाब नहीं था। यह ग्लोबल स्टेज पर इंडिया की अपनी ताकत और फैसले लेने की क्षमता का एक दिलेर बयान था। मंत्री जी ने सभी देखने वालों को इंडिया का मौकिफ बिल्कुल साफ समझा दिया। जयशंकर ने शांति करवाने में यूनाइटेड स्टेट्स की किसी भी बड़ी भूमिका को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने माना कि संकट के दौरान वॉशिंगटन ने चिंता जताई थी। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो समेत सीनियर अमेरिकन अधिकारियों ने अपने इंडियन समकक्षों से बात की थी। वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस ने भी न्यू दिल्ली से बात की थी। लेकिन जयशंकर ने जोर देकर कहा कि ये बातचीत स्टैंडर्ड डिप्लोमैटिक बातचीत थी। ये कोई मध्यस्थता या समझौता कराने वाली भूमिका नहीं थी। उन्होंने जोर दिया कि समाधान एक बिलैटरल अचीवमेंट थी। ये सीधे इंडिया और पाकिस्तान के बीच इंडियन संकल्प और मिलिट्री क्षमता से हुआ, न कि किसी बाहरी दबाव या समझाने बुझाने से। मंत्री जी की बातें खास तौर पर दमदार थीं। उन्होंने उस कहानी का खंडन किया जो अक्सर कुछ इंटरनेशनल कमेंटेटर्स फैलाते हैं। ये कहानी अक्सर ये बताती है कि साउथ एशिया की बड़ी घटनाएं यूएस जैसी बाहरी ताकतों से बहुत ज्यादा प्रभावित होती हैं, या यूं कहें कि वही तय करती है। जयशंकर के मजबूत रुख ने इस पुरानी सोच को सीधी चुनौती दी। उन्होंने यूएस के पूर्व प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के उन दावों पर भी बात की कि उन्होंने ट्रेड डील्स के जरिए मामले सुलझाए थे। ऐसी बातों को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। इंडिया अपनी मौजूदा लीडरशिप के तहत अपने फैसले खुद करता है, खासकर नेशनल सिक्योरिटी और सॉवरेन डिफेंस के मामलों में। यही उनके असरदार बयान का मूल था। जयशंकर के धमाकेदार जवाब, उनके एक्सप्लोसिव आंसर का सार बिल्कुल स्पष्ट था। 10 मई 2025 का सीज फायर किसी दूर बैठी सुपर पावर का तोहफा नहीं था। इसे कमाया गया था। यह इंडिया और पाकिस्तान के मिलिट्री कमांडर्स की सीधी बातचीत से हासिल हुआ था। और ज्यादा साफ तौर पर कहें तो यह इंडिया के मजबूत और सोचे समझे मिलिट्री एक्शंस का नतीजा था। इन एक्शंस ने ऐसे हालात पैदा किए कि पाकिस्तान को लड़ाई रोकने की बात करनी पड़ी। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ही इस नाजुक शांति के असली निर्माता थे। एक ऐसी सच्चाई जिसे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर जोर देकर बताना चाहते थे। इंडिया की कड़ी कार्रवाई की वजह एक भयानक आतंकी हमला था। 22 अप्रैल 2025 को आतंकियों ने पहलगाम में एक वहशियाना हमला किया। इस घिनौने काम में 26 बेगुनाह सिविलियन जानें चली गईं। पूरा देश सदमे में और गुस्से में था। इंडियन नागरिकों पर इतने खुलेआम हमले का जवाब देना ही था। सरकार ने कड़ा और मुंहतोड़ जवाब देने की कसम खाई। इस हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तानी जमीन से ऑपरेट कर रहे आतंकी गुटों पर गई। इंडिया ने एक ऐसा संदेश देने की तैयारी की जो अपने लोगों के खिलाफ ऐसी हिंसा को बढ़ावा देने और सपोर्ट करने वालों तक साफ साफ पहुंचे। पहलगाम की बर्बरता के सीधे जवाब में इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। यह सिर्फ एक दिखावटी कदम नहीं था। यह एक बहुत सोच समझकर प्लान किया गया और अंजाम दिया गया मिलिट्री ऑपरेशन। इसका मुख्य मकसद पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में मौजूद टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाना और तबाह करना था। 7 मई 2025 को इंडियन फोर्सेस ने कई प्रिसिजन एयर स्ट्राइक्स किए। ये हमले सीधे अलग अलग आतंकी गुटों के लॉन्च पैड्स और ट्रेनिंग कैंप्स पर किए गए थे। इस ऑपरेशन का मकसद इन गुटों की इंडिया पर और हमले करने की क्षमता को कमजोर करना था और जीरो टॉलरेंस का साफ संदेश देना था। ऑपरेशन सिंदूर का पैमाना काफी बड़ा था। इंडियन फोर्सेस ने 9 बड़े टेरर साइट्स को कामयाबी से निशाना बनाया। ये साइट्स जैश-ई-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे कुख्यात गुटों के थे। रिपोर्ट से पता चला कि इन सटीक हमलों में 100 से ज्यादा टेररिस्ट्स मारे गए। इस ऑपरेशन ने इंडिया की एनहांस्ड इंटेलिजेंस कैपेबिलिटीज और तेजी से डीप स्ट्राइक मिशंस करने की ताकत को दिखाया। संदेश साफ था, इंडिया अपने नागरिकों की रक्षा के लिए बॉर्डर्स पार करने में नहीं हिचकिचाएगा। टेररिस्ट और उनके आकाओं को दिखा दिया गया कि उनके सेफ हेवन्स अब इंडियन बदले की कार्रवाई से महफूज नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर इंडिया के संकल्प का सबूत था। इसने इंडिया की काउंटर टेररिज्म डॉक्ट्रिन में एक अहम बदलाव दिखाया। ये एक्शंस कैलकुलेटेड और फोकस थे। इस स्टेज पर वे खास तौर पर टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पर थे, न कि सिविलियन एरियाज या पाकिस्तान की मिलिट्री पर सीधे। इससे पता चला कि इंडिया एक कड़ा सजा वाला संदेश देते हुए भी जिम्मेदारी से काम करने के लिए प्रतिबद्ध है।
इस ऑपरेशन ने इंडिया की अपने नेशनल सिक्योरिटी हितों की रक्षा के लिए प्रोएक्टिव कदम उठाने की तैयारी को जाहिर किया। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी ने आगे की घटनाओं के लिए जमीन तैयार की, जिससे पाकिस्तान को क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पर अपने रवैये पर दोबारा सोचने के लिए मजबूर होना पड़ा। टेरर कैंप्स के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के कामयाब होने के बाद इंडिया ने अपनी कार्रवाई और तेज कर दी। अब जोर पाकिस्तान की सपोर्ट करने या असरदार तरीके से रिटेलिएट करने की क्षमता को कमजोर करने पर था। उसी दिन 7 मई 2025 को इंडिया ने और भी प्रिसिजन स्ट्राइक्स किए। इन हमलों में पाकिस्तान के क्रिटिकल मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर, खासकर उसके मेन एयरबेसेस को निशाना बनाया गया। रिपोर्ट से पता चला कि पाकिस्तान के करीब 8 एयरबेसेस बेकार कर दिए गए, रनवेज पर गड्ढे कर दिए गए और कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स को न्यूट्रलाइज कर दिया गया। इस दिलेर कदम ने पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम्स और उनकी ऑपरेशनल रेडीनेस को बुरी तरह पंगु बना दिया, जो उनकी कन्वेंशनल कैपेबिलिटीज के लिए एक बड़ा झटका था। पाकिस्तान ने इंडिया की इंडिसाइसिव एक्शंस का जवाब देने की कोशिश की। उन्होंने कई ड्रोन अटैक्स किए। इन ड्रोन्स ने इंडियन मिलिट्री पोजीशंस और कुछ सिविलियन जोन्स को निशाना बनाया, लेकिन इंडिया ऐसे जवाब के लिए तैयार था। इंडियन मिलिट्री ने इन ड्रोन इंकर्जन्स का असरदार तरीके से मुकाबला किया। इसके अलावा इंडिया ने पाकिस्तानी मिलिट्री एसेट्स पर स्ट्राइक बैक किया। इन काउंटर स्ट्राइक्स ने पाकिस्तान की वॉर फाइटिंग मशीनरी को और भी ज्यादा नुकसान पहुंचाया। टेरर अटैक से शुरू हुआ एस्केलेशन का साइकिल अब इंडिया की सुपीरियर मिलिट्री एप्लीकेशन और स्ट्रैटेजी से निर्णायक रूप ले रहा था, जिससे पाकिस्तान डिफेंसिव हो गया। इंडिया की एक्शंस का कुल मिलाकर असर बहुत गहरा था। ऑपरेशन सिंदूर ने की टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर दिया था। इसके बाद एयरबेसेस और मिलिट्री एसेट्स पर हुए हमलों ने पाकिस्तान की कन्वेंशनल कैपेबिलिटीज को बुरी तरह नुकसान पहुंचाया था। इंडिया के इस लगातार और असरदार मिलिट्री प्रेशर के सामने पाकिस्तानी मिलिट्री ऑफिशियल्स ने कांटेक्ट किया। उन्होंने अपने इंडियन काउंटरपार्ट से बात की। इस आउटरीच का मकसद साफ था। पाकिस्तान यह सिग्नल दे रहा था कि वह मिलिट्री ऑपरेशंस रोकने के लिए तैयार है। असल में वे सीज फायर की मांग कर रहे थे। यह इंडिया के मजबूत जवाब के कारण उनकी फोर्सेस की मुश्किल स्थिति का सीधा नतीजा था। सीज फायर अग्रीमेंट, जो 10 मई 2025 को फॉर्मली अनाउंस हुआ, इसलिए कोई सडन डेवलपमेंट नहीं था। यह इंडिया की केयरफुली कैलिब्रेटेड और असर्टिवली एग्जीक्यूटेड मिलिट्री स्ट्रैटेजी का नतीजा था। पाकिस्तान का फायरिंग रोकने पर सहमत होने का फैसला कोई दरियादिली नहीं थी। यह इंडियन फोर्सेस द्वारा किए गए भारी नुकसान के कारण उन पर थोपा गया एक प्रैग्मेटिक चॉइस था। इंडियन मिलिट्री की एक्शंस ने स्ट्रेटेजिक कैलकुलस को पूरी तरह से बदल दिया था। उन्होंने इंडिया की कैपेसिटी और विलिंगनेस को दिखाया कि वो प्रोहिबिटिव कॉस्ट्स लगा सकता है, जिससे पाकिस्तान को पीछे हटने और लाइन ऑफ कंट्रोल पर बंदूकें शांत करने के लिए मजबूर होना पड़ा। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर ने पोटेंशियल न्यूक्लियर एस्केलेशन की चिंताओं पर भी बात की। उन्होंने इस बात को सिरे से खारिज कर दिया कि कॉन्फ्लिक्ट ने इंडिया और पाकिस्तान को न्यूक्लियर वॉर के करीब ला दिया था। उन्होंने जोर देकर कहा कि इंडिया की एक्शंस हालांकि मजबूत थीं, पर बहुत सोची समझी थीं। वे रिस्ट्रेन्ड, मेजर्ड और केयरफुल थीं। ऑपरेशंस को नॉन एस्केलेटरी बाय डिजाइन बनाया गया था, जो खास तौर पर टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और सीधे एग्रेशन में शामिल मिलिट्री एसेट्स को निशाना बना रहे थे। यह केयरफुल कैलिब्रेशन बहुत जरूरी था। इंडिया ने दिखाया कि वह बिना रेकलेसली अनकन्वेंशनल कॉन्फ्लिक्ट की ओर एस्केलेशन लैडर पर चढ़े सिग्निफिकेंट मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स हासिल कर सकता है। जयशंकर ने उस नैरेटिव की आलोचना की जो अक्सर किसी भी इंडिया पाकिस्तान क्राइसिस के दौरान सामने आती है। यह नैरेटिव बताता है कि साउथ एशिया में हर मिलिट्री एक्सचेंज अनिवार्य रूप से एक न्यूक्लियर कॉन्फ्रंटेशन की ओर ले जा सकता है। उन्होंने तर्क किया कि ऐसा पर्सपेक्टिव अनजाने में टेररिज्म को नॉर्मलाइज करता है। इसका मतलब है कि टेररिस्ट अटैक्स का कोई असली कॉन्सिक्वेंस नहीं होता, क्योंकि किसी भी रोबस्ट रिस्पॉन्स को बहुत रिस्की माना जाता है। बार बार न्यूक्लियर स्पेक्टर का डर दिखाकर कुछ एनालिस्ट्स असल में टेरर ग्रुप्स और उनके स्टेट स्पॉन्सर्स को फ्री पास दे देते हैं। इंडिया ने अपनी एक्शंस और जयशंकर के शब्दों के जरिए इस डेंजरस और फ्लॉड लाइन ऑफ रीजनिंग को खत्म करने की कोशिश की। मिनिस्टर का ओवरऑल मैसेज गहरी सेल्फ रिलायंस की थीम से गूंज रहा था। उनके स्टेटमेंट्स ने इंडिया की खुद को मजबूती से डिफेंड करने की बढ़ती कैपेबिलिटी को हाईलाइट किया। इंडिया अपनी सिक्योरिटी के बारे में इंडिपेंडेंट डिसीजंस ले सकता है। यह अपने टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट और रिस्पॉन्स खुद तय करेगा। अपनी सिक्योरिटी नीड्स के लिए एक्सटर्नल वैलिडेशन मांगने या थर्ड पार्टी इंटरवेंशन पर निर्भर रहने का जमाना अब डिसाइसिवली खत्म हो गया है। न्यू दिल्ली को अपनी आर्म्ड फोर्सेस और अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पर कॉन्फिडेंट है। यह सेल्फ एश्योरेंस इंडिया की कंटेम्पररी फॉरेन और डिफेंस पॉलिसी का कॉर्नरस्टोन है,
जो वर्ल्ड स्टेज पर एक मैच्योर और पावरफुल नेशन का सिग्नल देता है। आगे देखते हुए जयशंकर ने इंडिया के फर्म स्टैंड को दोहराया। अगर दोबारा ऐसे हमले हुए तो देश टेररिस्ट सेंटर्स को निशाना बनाने में नहीं हिचकिचाएगा। यह कोई थ्रेट नहीं थी, बल्कि इंटेंट और पॉलिसी का साफ स्टेटमेंट था। इंडिया अपनी सॉवरेंटी और अपने सिटीजन्स की जान की रक्षा के लिए कमिटेड है। सीज फायर का स्वागत है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि चौकसी कम कर दी जाए। इंडिया का डिफेंस पोस्चर स्ट्रॉन्ग, विजिलेंट और भविष्य में किसी भी प्रोवोकेशंस के खिलाफ डिसाइसिवली एक्ट करने के लिए प्रिपेयर्ड रहेगा। यह रिजॉल्व रीजनल स्टेबिलिटी और अपने खुद के लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी इंटरेस्ट को सुनिश्चित करने की इंडिया की स्ट्रैटेजी का आधार है।